ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हाँ भी आप देखो तो एजुकेशन का मतलब क्या है, लोगों ने क्या ले लिया, एजुकेशन मतलब डिग्री लेना है, पैसा कमाना, वो बस वहीं एंड हो जाता है। सबको ये लगता है कि एजुकेशन ही है, ये पैसा नहीं आया तो एजुकेशन का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है। जो आप चीज़ें जो कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। हरियाणा के रेवड़ी से जड़े रखने वाले और मुंबई में जन्मे एस गुप्ता देश का एक ऐसा नाम है जो देश में जीएसटी गुरु के नाम से जाने जाते हैं। एस गुप्ता देश के विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एवं कोस्ट अकाउंटेंट के साथ साथ जीएसटी के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने जीएसटी पर अनेकों पुस्तकें भी लिखी हैं जो प्रोफेशन जगत में बहुत उपयोगी है। साथ ही वे एक सामाजिक सेवाओं के लिए भी सामाजिक संस्थाओं केशव सृष्टि गौशाला, भारत विकास परिषद, पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी के भी सिरमौर है। एक कुशल प्रोफेशनल लेखक और समाजसेवी जैसी उपलब्धियों के धनी एस गुप्ता के इस सफर की रोचक कहानी को जानने के लिए प्रातःकाल लाइव टीम ने आज गुप्ता से बात की और साथ ही जीएसटी से जुड़ी कई जानकारियों को भी विस्तार से जाना। जीएसटी विशेषज्ञ एस गुप्ता का प्रातःकाल लाइव पर हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया एस गुप्ता का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और इस वक्त मैं एस गुप्ता एंड एसोसिएट में मौजूद हूँ जो देश की एक प्रसिद्ध फर्म है। और आज हम यहाँ बात करेंगे एस गुप्ता जी से जिन्होंने जीएसटी पर काफ़ी सारी थियरीज लिखी है और वो एक सीए हैं, उसी के साथ सीएस हैं, तो उन्होंने जीएसटी के बारे में काफ़ी सारी मालूमात दी है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध सीए और सीएस एस गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में। वो जीएसटी में एक्सपर्ट हैं और उनकी कुछ सामाजिक गतिविधियों के बारे में। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। शुरुआती ज़िंदगी तो बहुत स्ट्रगल से रही जी। स्टार्ट किया हमने जब एसएससी पास हुए, उस समय 11+4 होता था जी। और बड़ा स्ट्रगल था और लकीली हमको समय समय पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी और पूरे बॉम्बे में हमारा पहला रैंक आता था। तो इसलिए हमें कोई फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी नहीं आई और बाद में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ के और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ने के बाद में जीवन अच्छा सुधर गया है। जी, आप सीए हैं, साथ ही साथ सीएस भी है, तो करियर की शुरुआत किस तरह से हुई थी? करियर की शुरुआत ऐसा है कि वहाँ में ए फर्ग्यूसन में, आपको पता है सीए में करने में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है जी। तो वो ए फर्ग्यूसन में हमने आर्टिकलशिप की। जब वो ए फर्ग्यूसन हमको 200 रुपये स्टाइपेंड देता था तो इसलिए वो हो पाया। अगर वो स्टाइपेंड नहीं मिलते तो शायद सीए हो भी नहीं पाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल रहा। फिर वो उस समय ध्यान में आया कि और भी डिग्री ले सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली हमने कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटिंग से दोनों पास कर लिया। तो क्या है कि ये सब एक ही जैसा विषय रहता है, तो आप एक बार एक विषय को पढ़ते हैं तो दूसरा विषय आपको आराम से समझ में आ जाता है। देश में मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस के ऑप्शंस थे आपके पास, लेकिन आपने सीए ही क्यों चुना? पिताजी कॉस्ट अकाउंटेंट थे और पिताजी ने जब नौकरी ज्वाइन की इंडियन स्मेल्टिंग में तो उनके साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन हुए थे जो श्री चिरंजी अग्रवाल। अब वो पिताजी काफ़ी एक्सपीरियंस थे लेकिन उसकी पगार इससे ज़्यादा थी तो पिताजी को लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की कीमत ज़्यादा है तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, घर पे आके मुझे बताया कि उन्हें वो सीए क्या डिग्री होती है वो करना चाहिए अपने को। हमने वो कर लिया। वो तो उस समय चूँकि बहुत हाईली ये था हमारा, जो एकेडमिकली बॉम्बे में फर्स्ट आते थे तो कोई पास होना प्रॉब्लम नहीं था हमारे लिए, इसलिए वहाँ से शुरुआत हुई। गुप्ता जी, जैसा कि मैं जानती हूँ आपने जीएसटी पर बहुत सारी किताबें लिखी है, तो इस बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में ना पहले एक्साइज ड्यूटी थी और बाद में सर्विस टैक्स आया 1984 में। और एक्साइज ड्यूटी पे किताबें बहुत थी लेकिन सर्विस टैक्स पे किताबें नहीं थी। तो हम एक बार, वो टैक्समैन हमारा अच्छा दोस्त है तो हम उससे बैठे थे वहाँ दिल्ली में, तो उसने मुझे बोला कि यार एक वो किताब लिखो ना, आप ये सब भाषण देते हो, किताब लिखो आप सर्विस टैक्स। अब उस समय आप देखोगे ना तो वो इतनी छोटी सी 150 पन्ने किताब थी
जी लेकिन सर्विस टैक्स हर बजट में सर्विस का दायरा बढ़ते गया जिस पे टैक्स लगता है, जी और वो बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी हो गई कि पूछो नहीं। अभी वो सर्विस टैक्स तो तुमने दिखाया नहीं। फिर सर्विस टैक्स के बाद में जीएसटी आया जी 17 में। अब जीएसटी तो और भी दायरा बढ़ गया। अब उसको लिखने में नहीं तो भी वो 4 से 5 हज़ार पन्ना लिखते हैं तो भी वो पूरा नहीं बैठता है। वो टैक्स में नहीं बोलता अभी बहुत हो गया, इससे अगर मत लिखो आप इसमें, क्योंकि लोग वो इतना सब है उसमें लिखने को और समझने को। एक टैक्स जो है ना पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझाने में भी टाइम लगता है। जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी आने के बाद काम और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो जीएसटी आने के बाद से आम लोगों को क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे आप अपने हिसाब से बताइए। पहले क्या था कि मल्टीपल टैक्स था ना, तो पहले जैसे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज सर्विस टैक्स, वैट, ये तीनों मेन थे मतलब। जी तो उसमें क्या मेन प्रॉब्लम था कि एक आदमी को 2-3 जगह जाके असेसमेंट करवाना पड़ता है कि एक जैसे मैन्युफैक्चर करना सेल करता है जी तो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी भरता है, और फिर वैट सेल करने पे वैट भरता है। तो पहले एक्साइज वाले के पास जाओ, फिर वैट वाले के पास जाओ, असेसमेंट डबल बार होता था, जी तो वो बड़ा तकलीफ आती थी। ट्रांसपेरेंसी का कुछ बताइए। ट्रांसपेरेंसी तो पहले तो थी नहीं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन थे ही नहीं। जी तो पहले बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, सारा ऑनलाइन। अब तो सारा ऑनलाइन हो गया है। अब पहले रजिस्ट्रेशन लेना हो तो कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि फिजिकल हम एप्लीकेशन फाइल करते थे। तो स्टार्टिंग वहाँ होती कि एप्लीकेशन सही जगह पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, वो आदमी हाँ हमारा पेपर रखा है कि नहीं रखा है, तो हमारा बड़ा पेपर ही गुम हो गया है। अब यहाँ तो क्या ऑनलाइन हम फाइल कर देते हैं तो फट से मतलब पेपर पूरा हो तो रजिस्ट्रेशन फट से आ जाता है। जी तो ट्रांसपेरेंसी है ना, ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। हमको सब मालूम पड़ जाता है क्या है क्या नहीं है। अब जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि 2-3 मल्टीपल अथॉरिटी थी, वो तो चली गई, अब एक ही अथॉरिटी रह गई है। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर फील करता था कि गुड्स और सर्विस, गुड्स पे वैट है और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स है। जी अभी क्या आइटम गुड्स है और क्या आइटम सर्विस है, ये एक बहुत बड़ा इशू था। अब आपके सबके पास मोबाइल है, जी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड है, जी सिम कार्ड के बिना मोबाइल चलता नहीं। अब सिम कार्ड सर्विस है कि गुड्स है। अब आपने उस पर सर्विस टैक्स भर दिया तो गुड्स वाला आगे बढ़ जाता, सर वो गलती किया आपने, गुड्स वैट भरिए। आपने वैट भर दिया तो सर्विस टैक्स भर दिया। ऐसा बहुत प्रोडक्ट में मैंने आपको सिम कार्ड का एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये सब समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे जिसपे ये डिस्प्यूट चलते रहते। तो आपके हिसाब से क्या अभी जो जीएसटी है देश में जो स्थिति है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में डिवाइड हुआ है, डिफरेंस आया है या अभी भी सब? नहीं, आप देखिए वो क्या होता है, एवरी टैक्सेशन में ना चैलेंजेस बहुत होती हैं। जी इसमें एक तो टैक्स लॉ को बनाना, फिर उसको इंटरप्रिटेशन, जब तक टैक्स लॉ का मैच्योरिटी कैसे आती है कि जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो जो अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है वो क्या क्या डिफिकल्टी फेस करती है। फिर इसको जुडिशियल कैसे देखता है, क्योंकि न्यायपालिका भी उस पर अपना इंटरप्रिटेशन देती है, तो वो उसको कैसे देखता है, उसका इंटरप्रिटेशन आता है। अब आपके सामने इन्होंने 26 इतने सारे स्टेट में हर एक जुडिशियल बिठा देंगे तो हर एक का डिफरेंस ऑफ व्यू भी आएगा। तो ये सब मेच्योरिटी होने को आराम से 15 से 20 साल और लगेंगे, जब तक कुछ लेवल पे हम बैठेंगे बात नहीं। क्योंकि अभी आप देखिए कितने सारे डिस्प्यूट आते हैं इसमें, और ख़ास करके क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो बहुत वेरिएशन है, 5% है, 12% है, 18% है। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी जयपुर से एक आया था, वो क्या करता है, समोसा और कचौरी बेचता है, बराबर है। अब समोसा कचौरी कितने सारी दुकानें हैं आप देख सकते हैं, वो 5% टैक्स भर रहा था। अब उसको जयपुर वाले ने बोल दिया सर ये 5% 18% टैक्स लगना चाहिए, और डिमांड उस पर 4 करोड़ का ठोक दिया। वो बेचारा क्या करेगा आप सोचो, है ना। ऐसा मैंने आपको ये ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे इशूज आते हैं, वो चलता रहता है। क्योंकि हमारा नाम है तो इसलिए लोग कहाँ में ढूंढान के आ जाते हैं, गुप्ता जी के पास चलो देखने में। गुप्ता जी, आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों को कैसे करते हैं?
ऐसा है कि हम अपना टाइम को ना बहुत डिवाइड करके चलते हैं। जी अभी हमारा टाइम जो है देखिए, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये पांचों में डिवाइड होता है। जी अब वो आर्थिक जो है वो हमारा जो मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशन में, मैं किस आदमी को ट्रेनिंग देके वो डेलीगेट कर सकता हूँ। यानी मेरे को सब काम नहीं करना है। यहाँ जैसे ये स्टाफ है, अराउंड 60-65 लोगों का स्टाफ है। जी काम ये देखते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूँ, तो आज मैं किसको और मेरा काम किसको दे सकता हूँ। ये किताब लिखना जो 4000 पढ़ने की, जब तक नीचे में डेलीगेशन नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल अकेला आदमी बैठ के लिखने बैठेगा तो पागल हो जाएगा, वो साल भर में भी पूरा नहीं होने वाला। जी तो इसलिए ये डेलीगेशन जो है ना, वो सबको सीखना चाहिए। जितना आप डेलीगेट कर पाएंगे ना, उतना आप ये कर पाएंगे। सामाजिक कार्य में भी ऐसा है। अभी राकेश जी यहाँ बैठे हैं, राकेश जी जितना उनको पूछिए, मैं तो क्या कुछ ऊपर से देखता हूँ, बाकी तो सारा काम ये वो अब जितेंद्र गुप्ता है नहीं, वो जयपुर गए हुए हैं, वो दोनों देखते हैं बहुत काम। इन्हें हर प्रोजेक्ट का एक एक आदमी इंचार्ज है, वो सारा काम वही करता है। मतलब मैं तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बोलो, ये बोलो तो। और क्या है, सबको इन्वॉल्व करने से एक तो काम जल्दी होता है और सबको अच्छा भी लगता है। अच्छा किसी को यानी ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत सारी संस्थाओं में मैंने देखा है कि उनका एम क्या रहता है, ये आया ना दिन से पैसे दे दो। तो हमारा पैसे वाला नहीं रहता है, पहले ये काम है, अब इसके लिए क्या लगना है वो आप देखो, जमा नहीं कर सकते तो हम जमा करके देंगे। लेकिन क्या है, सब सक्षम लोग हैं तो खुद जमा करके अपना काम करते हैं। जैसे हमने नोटबुक का अभी वितरण किया, नोटबुक का बच्चों के लिए, तो इनके पास में गया था, तो इन्होंने अभी 2 सेंटर में गोरेगांव में, यानी पिछले मलाड में 25 साल से कर रहे हैं, अब उसको बढ़ाना था। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि 4-5 कार्यकर्ता जोड़ के आप ये इसको बढ़ाइए। तो इस साल हुआ है, दो सेंटर में हुआ है। फिर ये आया कि जो हम कंसेशन देते हैं पैसा भी आप जमा करें, तो वही उन्होंने जमा करके दिया। तो ऐसा है, ये डेलीगेशन होने से ही काम होता है। जी बिल्कुल। नहीं तो डेलीगेशन नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अकेले कितना करेंगे। सर आप अभी वर्तमान में किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं? वर्तमान में मैं मेनली 3 संस्था है। तो पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी जो है वो मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाती है, लगभग 175 बच्चे हैं उसमें, और हम उसमें बहुत सारा दूसरा काम भी करते हैं। दूसरा एक पुनर्वास केशव सृष्टि करके एक बैंगलोर में संस्था है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। वहाँ हम बहुत सारा एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं। और तीसरा जो है वो भारत विकास परिषद से है, जिसमें हम बहुत सारे केवल मलाड और गोरेगांव क्षेत्र में काम करते हैं। जी। तो इन 3 संस्थाओं में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि CS और CA का लोगों के लिए और देश के लिए कितना योगदान है? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस को पूरा समझता है जी। और कोई भी बिजनेसमैन को वो पूरा लॉ के कंप्लायंस करने में बहुत हेल्प करता है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का जनरली हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, उसमें माहिर होते हैं। लेकिन आजकल वो जो कोर्स इतना वर्सेटाइल है कि हर बिजनेसमैन, यानी वो पैसे लोन लेना हो, आपको अकाउंट मेंटेन करना हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये समझना हो, यानी हर तरह बिजनेस के हर क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। तो आप ये उनका अभी GST इम्प्लीमेंटेशन में कितना बड़ा योगदान रहा कि उसने सब बिजनेसमैन को समझाया कि भाई ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा। तो वो योगदान काफ़ी है उनका। और कंपनी सेक्रेटरी जो है खास करके, अब होता क्या है कि आप एक प्रोप्राइटरी कंपनी में एक लिमिटेड टर्नओवर कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों से पैसे लेने जाते हो, ना आप शेयर बाजार में IPO करते हो या आप कोई भी करते हो, तो सरकार ने अपने नियम बनाए हुए हैं कंपनी के बारे में और उसके बारे में। तो नियम का पालन कौन करेगा? तो नियम का पालन करने के लिए उसके जो भी फॉर्म भरने हैं, उसके रेगुलेशन है, उसको फिलअप करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों का समाज में बहुत ही अत्यंत आवश्यक है बिजनेस इकोनॉमी के लिए, और वो रोल पूरा आज कर रहे हैं।
ठीक है, हर क्षेत्र में देखिए कुछ 1-2% तो ब्लैक शीप होती ही है। अब वो उसके कारण से किसी के लिए आप प्रोफेशन को नहीं जज कर सकते। ये कई सीए है जो समाज के बहुत बहुत उसमें है, तो काफ़ी योगदान रहा। गुप्ता जी, केशव सृष्टि जो गौशाला है वो बहुत पुरानी है, तो आपका उस गौशाला से लगाव कब हुआ और अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और भविष्य में आप उसके लिए क्या विचार करते हैं? ऐसा है, गौशाला केशव सृष्टि का एक पार्ट है जी। और जब मैं चेयरमैन बना तो वहाँ जाके देखा। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि गाय केवल एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी और भी कोई ऐसा जानवर नहीं है जो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इनहेल करता है और एक्सेल ऑक्सीजन करता है। इसीलिए सब लोग गाय को बहुत प्रेफर देते हैं। गौशाला वगैरह बनता है, भैंसाला ही देखेंगे, गौशाला देखेंगे, ये कारण है उसका। और जब बना तो हमने बहुत सारा वहाँ ऑलरेडी लिखे क्या है, जो हम बोलते हैं ना रिसाइकल करना। तो गाय से जो गोबर निकलता है वो गोबर को हम खाद बनाते हैं और गोबर वहाँ केशव सृष्टि में ये भी है, स्कूल भी है। वो गोबर को गोबर गैस प्लांट में डालकर उसमें से गैस भरते हैं और गैस हम खाने में यूज़ करते हैं, बनाने के लिए खाना, बच्चों के लिए खाना बनता है उसमें। और जो स्लरी बच जाती है उसका भी खाद बनाते हैं और वो खाद हम वहाँ केशव सृष्टि में झाड़ उगाने का काम करते हैं। पिछले बार हमने 10 टन खाद बनाया और इस साल हमारा ये एम है कि हमको कोई अगर ये व्हीकल डोनेट करेगा तो मीरा भाईंदर में जितने भी गौशाला है वो सबका गोबर जमा करके केशव सृष्टि में लाना और उसको रिसाइकल करना। ये एम है हमारा, इस साल देखना है। लेकिन हमने और भी कई इसमें किए कि गोबर से कंडे बनाते हैं। कंडे मतलब आपको वो होली के समय में और जलाने के लिए, तो वो कंडे बनने से गोबर हमारा जो डिस्चार्ज है ना वो बंद हो गया। तो आज जैसे आजू बाजू में जहाँ भैंस तबेला आप देखते हो, ये देखते हो, तो गोबर डिस्चार्ज करना अपने अपनी समस्या है। तो उसको आप रिसाइकल करके अगर खाद में उपयोग कर सकते हो तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी और फायदे भी हो जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं आएगा, जब हमने खाद बनाई तो हमने टेस्टिंग के लिए भेजा, उसका जो क्वालिटी है इज एटलीस्ट 5 times बेटर देन व्हाट यू आर सीइंग दी नॉर्मल जो हम केमिकल यूज करते हैं। उसको बहुत अच्छा है और जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसको झाड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं जी। तो आगे हम लोग इसमें 200 ये है गौ है, अभी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जगह जी। मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, संस्था से रिलेटेड है कि आप हैंडीकैप बच्चों के लिए कैंप वगैरह का भी कुछ करते हैं? हाँ, पुनर्वास एजुकेशन सोसाइटी में मैंने कहा ना, बच्चों मेंटली चैलेंज बच्चों का हम करते हैं जी। तो जैसे सुरेश जी बगेरिया हमारे बाजू में उनका ऑफिस है, वो RSS के प्रमुख पद पर हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने एक सक्षम करके RSS की संस्था है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी। अब आपको बताऊं कि हमने वहाँ 2 प्रोजेक्ट चालू किए थे। एक तो जयपुर फुटवेयर जो आपने देखा है, और अभी मॉड्यूलर फुटवेयर जो नया आया है वो तो बहुत ही अच्छा है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आदमी जब चलता है तो उसमें उसके पाँव में कोई तकलीफ है। तो वहाँ से हमने शुरुआत की है जयपुर फुटवेयर से। तो सक्षम के पास में कुछ 80-90 लोग थे, उनको सबको लगाने के बाद में अब हमने पूरा एडवर्टाइजमेंट करके पूरे बॉम्बे में जगह जगह हम वो लगाते हैं बैनर वगैरह, और वहाँ से काफ़ी अच्छे लोग हमारे पास में आ रहे हैं। दूसरा और हमने शुरू किया था कि जो ब्लाइंड्स होते हैं, ब्लाइंड जो होते हैं ना, उनको आँख को वापस लगाना है। मैंने हमारे फ्रेंड है महेश गर्ग जी, तो नीमच में जिनका आई हॉस्पिटल है जी, वहाँ नीमच में आई डोनेशन इंडिया का सबसे ज़्यादा होता है। जिसकी डेथ के बाद में आई देते हैं ना, सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। और उनके हॉस्पिटल में व्यवस्था है कि अगर आई को आप डोनेट करो
विदिन 24 आवर्स। तो वहाँ वो दूसरे जिसको आयुष चाहिए उसको लगा देते हैं तुरंत। मतलब उनके पास में लिस्ट है जो डोनर वो है, ऑलरेडी बुक कर सकती है। हाँ ऑलरेडी नहीं, लिस्ट है डोनर की और लिस्ट है जिनको चाहिए, ओके। ऐसे वो लिस्ट रखते हैं। तो वो जैसे ही डोनेशन का फ़ोन आता है तो इमीडिएटली जो नंबर में आता है उसको फ़ोन करते हैं। ओके। तो आई वो अब चूँकि बॉम्बे में ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ तो बहुत अच्छा था। हमारा प्लान था कि ये इसको टेस्ट करके वहाँ से रिप्लेस करें, तो बहुत वो हमसे सक्सेस नहीं हुआ, बट वो आगे भी हम देखेंगे कोशिश करके इसमें से। तो ये संभव है कि जो ब्लाइंड है वो अगर उसका टेस्टिंग के बाद में पॉसिबल है आई साइट आने का, अब नया आई लगा कर उसको करते हैं। वहाँ तो रेगुलर होता है, मतलब दिन में एक हाथ तो हो ही जाता है। यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप एक सीए और सीएस के तौर पर देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि जो भी जहाँ भी आप रहते हो उसको अच्छा बनाना ये आपका अपना कर्तव्य है। जी। कई लोग क्या है क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, सब ऐसा। और अब उसको बोलो कि सर आपका योगदान क्या अच्छा बनाने में, तो सब पीछे हट जाते हैं। जैसा वो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ कि एक गांव के बाजू में एक झाड़ था और वो झाड़ अच्छा हरा भरा था। फिर कुछ समय बाद में वो झाड़ थोड़ा मरने लगा, तो हर आदमी जो बाजू में से निकलता था, अरे झाड़ मर रहा है, झाड़ मर रहा है। बाद में एक आदमी ने बोला ठीक है अभी मर रहा है ना, मैं इसमें पानी और खाद ला के डाल दूँगा। अब ऐसे जो आदमी हैं और जो पॉजिटिव सोच के इसको पूरा करते हैं वो बहुत कम है। सब लोग बैठ के वो क्रिटिसाइज करेंगे, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। हमारी सोसाइटी में भी आप जाइए तो सोसाइटी में आप रहते हैं, वो पानी नहीं आएगा तो सेक्रेटरी पे चढ़ बैठता है, वो पानी सेक्रेटरी थोड़ी लाया करते है कि नहीं। वो तो क्या है युवाओं के लिए ये है कि मतलब आपको बताऊं कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, उनको वेस्टर्न अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो होड़ मची हुई है ना उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको कि आपने कोई हनुमान चालीसा, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में एक दोहा है छोटा सा, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। आप गूगल मार लेना, गूगल में मिल जाएगा। वो हनुमान चालीसा में लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, है ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो डिस्टेंस दिया है। अब वो डिस्टेंस कब लिखा तुलसीदास जी ने, इतने सालों पुराना लिखा, वो तो साइंटिस्ट भी नहीं थे, उन्होंने उस समय लिख दिया। वो आप कैलकुलेट कर लेना और अभी गूगल से 1.5% का फर्क है उसमें, 153 करोड़ माइल्स, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। हाँ 1.5% कोई भी एस्टिमेट करता है तो कोई 1.5% नथिंग है। अब कितना सोचिए नॉलेज होगा। अब यहाँ तो गिनने के लिए गूगल में क्या सारा लिया भगवान जाने, है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, कोई आवश्यकता नहीं। और जहाँ भी आप देखो प्लीज़, एजुकेशन का मतलब क्या है, लोगों ने क्या ले लिया, एजुकेशन मतलब डिग्री लेना है, पैसा कमाना, वो बस वहीं अंत हो जाता है। सबको ये लगता है कि एजुकेशन ही है, ये पैसा नहीं आया तो एजुकेशन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। वो आप चीज़ें जो कर रहे हैं वो वैज्ञानिक रीति से कर रहे हैं कि नहीं, साइंटिफिक रीति से कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए। अब योगा हमारा कितना पुराना, तो शरीर को स्वस्थ रखने का कितना पुराना नुस्खा है, तो अभी बाबा रामदेव ने और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। आप करके देखें, सारे लोग हो जाते हैं। तो मेरा सबसे यही संदेश है कि आप अपनी चीज़ों को भूलिए मत, करिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से आप करिए। तो जैसा कि आपने देखा, एसएस जी ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड और अपनी कुछ सामाजिक गतिविधियों के बारे में। जीएसटी के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया और सामाजिक गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं उस बारे में भी बताया। तो इसी तरह की कुछ खास इंफॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहिए प्रातःकाल लाइव के साथ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।